अब संपूर्ण राजस्थान में तेरी शुमारी होनी चाहिए, जोश और जुनून से शराबोर खुमारी होनी चाहिए, और इस नादान ना समझ मंजिल को अपनी औकात बता सके वो शानदार, वो धुआंधार और वो लाजवाब तैयारी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक सांकला आपका उत्कर्ष क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि अभी राजस्थान सरकार ने 76 नई नगर पालिकाओं का सृजन किया है, जिसके अंतर्गत 684 नए पदों का सृजन किया जाकर कम से कम ये संभावना जताई जा रही है कि 76 ईओ के पद इसमें आने की संभावना है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और अपडेट है कि जल्द ही जल्द आरपीएससी के माध्यम से इस आरओ ईओ की वैकेंसी निकलने वाली है। तो इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से फतह बैच 3, दोस्तों फिर से मैं आपको बता देता हूं कि उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से आपके लिए एक फतह बैच 3 शीघ्र ही लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 8 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जा रहा है, लॉन्च हो रहा है। जिसके अंतर्गत आपको अगर स्टैंडर्ड बैच लेना है, स्टैंडर्ड कोई भी बैच लेना है, तो उसके अंतर्गत आपको 3100 रुपये पे करने पड़ेंगे, और प्राइम कोई भी अगर आपको इसके अंतर्गत कोर्स लेना है तो इसमें आपको 3800, इसमें आपको जो भी पार्ट ए और पार्ट बी है उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और दोनों ही बैचेज में दोस्तों आपको इसमें जो एक्सपर्ट और अनुभवी फैकल्टीज़ हैं उनके माध्यम से आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी। स्टूडियो से ये क्लास आपको लाइव मिलेगी। इसके साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस को इसमें कवर किया जाएगा। और जहाँ तक दोस्तों इसमें पार्ट बी का इसमें प्रश्न है, तो इसमें पार्ट बी आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाला है। अगर मैं कहूं कि इसके अंतर्गत आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में ये अचूक बाण साबित होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये सही है। अब दोस्तों मैं आपको इसके अंतर्गत पार्ट बी के अंतर्गत जो नगरपालिका एक्ट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बहुत ही विस्तृत रूप से और अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर, जो मुझे प्रैक्टिकल 20 सालों का जो कोर्ट का अनुभव है उसके आधार पर मैं कानून को आपको पढ़ाऊंगा। और यकीनन दोस्तों अगर आप किसी भी कानून की तैयारी करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैं आपको कानून के बारे में बताना चाहता हूं, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी कानून होता है वह क्या होता है, कॉमन सेंस होता है। बेसिकली लॉ इज कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। अब किसी भी कानून को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से उसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं और फिर उन प्रश्नों का किस तरह से समाधान किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको पार्ट बी वाला जो आपके पोर्शन है जिसके अंतर्गत नगरपालिका अधिनियम और कुछ योजनाएं हैं, जो कि आपके 40 नंबर का पोर्शन है। और नगरपालिका अधिनियम में से पिछली बार भी हमने एग्जाम्स में देखा था कि कम से कम 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, जो नगरपालिका अधिनियम और जो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि नगरपालिकाएं किस तरह से किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ अनुबंध करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, किस तरह से कई तरह के सामानों का विक्रय किया जाता है। आप देखते हैं कि नगरपालिकाओं में कई तरह का बजट भी आता है, तो बजट का किस तरह से उपयोग किया जाता है, किस तरह से सार्वजनिक रूप से कई निर्माण कार्य करवाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता उसका उपयोग कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। तो नगरपालिका एक्ट जो है बेटा वह स्थानीय स्वशासन का एक भाग है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वह हर जगह नहीं पहुंच सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने स्थानीय स्वशासन के माध्यम से नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों का निर्माण करती है, जिससे आमजन जो है वह सरकार की योजनाओं का भरपूर फायदा उठा सके। और आपको सरकार तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आप जो स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, जैसे राजस्व अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारीगण हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और आपके क्षेत्र विशेष में जो भी डेवलपमेंट करवाना है या कोई भी अगर समस्या है तो उसका निराकरण जो है वह आसानी से किया जा सके। इसके लिए स्थानीय स्वशासन के माध्यम से नगरपालिकाओं का गठन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो पार्ट बी का आपका जो पोर्शन है ये निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन को तय करेगा, आपकी सिलेक्शन की जो दिशा है उसको आगे बढ़ाएगा। मार्ग प्रशस्त करने वाला ये जो पार्ट बी है, जिसके अंतर्गत आप 40 में से 40 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे आप प्राप्त करेंगे,
क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या सटीक और सही दिशा में आपको इसके अंतर्गत तैयारी करनी है, वो मैं आपको अभी कुछ समय में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंतर्गत नगरपालिका एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या किस किस पर फोकस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें जितनी भी जो धाराएं हैं, अब धाराओं का क्या महत्व होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बेटा ये जो नगरपालिका जो अधिनियम है वह एक संहिताबद्ध विधि है। दिस इज कॉडिफाइड लॉ। क्या है ये एक संहिताबद्ध विधि है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉडिफाइड लॉ। तो संहिताबद्ध विधि किसको कहा जाता है बेटा? जो कि अध्यायों और धाराओं में विभाजित होती है। अगर कोई भी कानून अध्याय और अगर धारा में विभाजित है तो उसे कहा जाता है संहिताबद्ध विधि। तो आपका जो नगरपालिका अधिनियम है वह भी एक कॉडिफाइड लॉ है। इसको भी 17 अध्यायों में और लगभग 344 धाराओं में विभाजित किया गया है। तो जब ये कॉडिफाइड लॉ है तो धारा का तो विशेष इसमें महत्व होता है। तो कौन कौन सी धाराएं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है, उसके बारे में भी हम इस फतह बैच में विश्लेषण करेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य कि आप इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह से समझते हैं। क्योंकि कोई भी कानून अगर आप समझते हैं, उसका अध्ययन और अध्यापन करवाते हैं, तो किसी भी कानून के बेसिक को आप समझ जाइए। क्या उसका ऑब्जेक्ट है, किस उद्देश्य के लिए उस कानून को भारत में लाया गया या किसी भी राज्य विशेष में। बिकॉज दिस इज लोकल लॉ। ये जो नगरपालिका अधिनियम है ये स्थानीय विधि है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही लागू होती है। सबसे पहले तो ये कौन सी विधि है बेटा? ये स्थानीय विधि है, एक लोकल लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लागू होती है? राजस्थान में ही लागू होती है। तो नगरपालिका अधिनियम का जो कॉन्सेप्ट है, पहले कौन सा अधिनियम था, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा अधिनियम लागू हो रहा है, इस अधिनियम को क्यों लागू किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। फिर बात आती है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत फिर कौन सी बात आती है कि इसके अंतर्गत इसका जो कंटेंट है। अब देखिए, कई ऐसी धाराएं हैं जो बहुत बड़ी धाराएं हैं। आपको इसमें अधिनियम में कई ऐसी धाराएं मिलेगी जो बहुत छोटी धाराएं, उसमें आपको बहुत कम कंटेंट मिलेगा देखने को। पर कई ऐसी धाराएं हैं जिसमें आपको कई उपधाराएं भी देखने को मिलेगी, कई सब सेक्शंस भी मिलेंगे। तो अब उसमें आपको कितना पढ़ना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको कितना फोकस करना है। अब इसके अंतर्गत कंटेंट में बेटा कई बार आपको स्पष्टीकरण भी देखने को मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो कानून में स्पष्टीकरण का भी बहुत महत्व होता है। इलस्ट्रेशन जो होते हैं, जो दृष्टांत होते हैं, उनका भी बहुत महत्व होता है। और इसके साथ साथ बेटा अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी संशोधन किया गया है, अब देखिए कानून को कितनी हद तक पढ़ना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका दृष्टिकोण रहता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जो भी बेटा अमेंडमेंट्स इसमें हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं और उन अमेंडमेंट्स के माध्यम से कौन सी चीज को या किस पर्टिकुलर पॉइंट को इस अधिनियम के अंतर्गत इंसर्ट किया गया है, उसका क्या विधिक महत्व है, इसके बारे में भी कानूनी दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। अब इसके साथ साथ दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रमुख जो अधिकारी हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। प्रमुख जो अधिकारी हैं इसमें, अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो अधिकारी है वह बेटा वह कौन है? ईओ साहब, जो इसके अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है। आप जब ईओ बन जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आपको ही कहा जाएगा और आपके माध्यम से नगरपालिका या नगर परिषद में कई तरह के कार्यों का संपादन किया जाएगा। पूरा बजट जो है वह आपके माध्यम से ही यूज किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष भी आपकी सहमति से ही कार्य करेंगे और जितने भी जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ में आपकी मीटिंग होगी, उनके साथ में आप बजट का विश्लेषण करेंगे, सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसका आदान प्रदान आप जनता के साथ में करेंगे, जनता के साथ आपका सीधा संवाद स्थापित होगा। और अगर किसी भी अधिकारी का जनता से सीधा संवाद स्थापित होता है
तो निश्चित रूप से जनता की नज़रों में आपका जो पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, वह निश्चित रूप से बढ़ती है। इसलिए दोस्तों बहुत ही शानदार पद है जो कि आरपीएससी अब शीघ्र ही उसकी वैकेंसी जारी करने वाली है। अब कभी भी करे, पर दोस्तों अब इंतज़ार का नहीं, अब तैयारी का वक्त है। अब लाजवाब तैयारी का वक्त है। सही और सटीक दिशा में अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वक्त जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। किसी ने कहा है कि घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है, और जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। तो अब वक्त की कद्र करने का वक्त आ गया है। अब इंतज़ार करने का वक्त नहीं है दोस्तों। सटीक और सही रणनीति के साथ आरओईओ की तैयारी करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस हमेशा आपके साथ में रही है और निरंतर लगातार अनवरत रूप से आपके साथ में रहेगी। तो इसीलिए चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, उसकी सटीक और शानदार तैयारी करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से फतह बैच 3 को 8 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जा रहा है। तो आप इस उत्कर्ष ऐप से जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से जो भी फैकल्टीज़, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, वो आपको इसके बारे में बताएगी कि किन किन प्रश्नों के माध्यम से आप इसमें फतह प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए देखिए फतह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको इसमें जीतना है, हारना नहीं है, जीतना है। तो शब्द का बहुत महत्व होता है, इसीलिए उत्कर्ष क्लासेस ने फतह बैच 3 लॉन्च किया है। और दोस्तों जहाँ तक नगरपालिका अधिनियम की बात की जाए तो नगरपालिका अधिनियम और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आपको इस नगरपालिका एक्ट को अंगुलियों पर धाराओं को हम नचवा देंगे। धाराएं कौन सी है, कॉन्सेप्ट इसके क्या हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, अमेंडमेंट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, और हर टॉपिक के बाद अब इसमें आप देखिए दोस्तों, इसमें ये जो विगत परीक्षा का क्या विवरण था, ये आप सभी जानते हैं। नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, वैकेंसी कितनी थी, एग्ज़ाम्स डेट 14 मई 2023 थी, फिर री एग्ज़ाम हुआ जिसके अंतर्गत 1,96,000 जो हैं विद्यार्थी इसमें बैठे थे और एपियर्ड हुए थे 1,21,000। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं कि टोटल जो है वह 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें पिछले एग्ज़ाम्स की जो कट ऑफ थी ये आपके सामने है। जनरल की 84.71, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए ताकि हमें एक अनुमान रहे कि हमें कितनी तैयारी करनी है, क्या इसकी कट ऑफ रहती है, क्या सिलेबस है। सिलेबस का पूरा प्रिंट जो है बेटा वो आपके सामने होना चाहिए। हमेशा उसको सामने रखकर, उसको दृष्टिगत रखते हुए आप तैयारी करें। एक एक शब्द आपकी उंगलियों पर छप जाना चाहिए। यही होती है सही और सटीक तैयारी। फिर एक एक वर्ड को लेते हुए, एक एक पॉइंट को उठाते हुए आप हमसे भी पढ़िए, खुद के अच्छे नोट्स भी डेवलप कीजिए। जहाँ जहाँ आपको अच्छा मैटर मिलता है तो वहाँ पर बेटा क्या है कि उसका आकलन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम्स को आप फतह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी में इसको विभाजित किया गया है। पार्ट ए आपका 80 अंक का है, जिसमें जनरल नॉलेज है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जो भी अरेंजमेंट्स हैं, शासन प्रणाली, इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है ना, राजस्थान की ज्योग्राफी, समसामयिकी, करंट अफेयर्स जो भी हैं, तो वो आपके 80 नंबर का पोर्शन है। और ये जो पोर्शन है 40 नंबर का, ये निश्चित रूप से आपको इस एग्ज़ाम्स में फतह दिलाने में रामबाण साबित हो सकता है। और उसको लेकर मैं आपके समक्ष इस फतह बैच में आपके समक्ष मुखातिब होऊंगा। और किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, किस तरह से इसका हम आकलन करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि टोटल 17 चैप्टर्स इस अधिनियम में हैं, परंतु सिलेबस में आपके सिर्फ 9 ही चैप्टर हैं। ये जो 9 चैप्टर हैं, जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं का गठन व शासन, धारा 3 से 50 में किस तरह से नगरपालिकाओं का परिसीमन किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो उसमें हम चर्चा करेंगे। शासन किस तरह से चलाया जाता है नगरपालिकाओं में, किस तरह से नगरपालिकाएं कार्य करती है, वार्ड समितियों के माध्यम से। अलग अलग समितियां होती है, जिसमें वित्त समिति भी होती है। बहुत तरह की समितियां होती है जो अलग अलग कार्यों का संपादन करती है। क्योंकि देखिए अधिकारी जो हैं वह अकेले काम नहीं कर सकते हैं, एक टीम के रूप में कार्य करना पड़ता है। सरकार
स्वशासन के माध्यम से इन नगर पालिकाओं को जब गठन करती है तो नगर पालिकाएं वार्ड समितियों के माध्यम से कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो इसमें लागू किया जाता है ताकि हर व्यक्ति, हर समिति जो है वह इसमें अपना योगदान कर सकें और एक सही तरीके से कार्य का संपादन किया जा सके। नगर पालिका की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? भाई जिस नगर पालिका में आप रहते हैं तो नगर पालिका की कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कई स्कूल्स, कॉलेजेस होते हैं, कई पब्लिक पार्क्स होते हैं और भी हॉस्पिटल्स हैं। ये सब नगर पालिका की प्रॉपर्टी होती है। नगर पालिका उससे अपने फाइनेंस की प्राप्ति करती है, राजस्व की प्राप्ति करती है। ठीक है ना। नगर पालिका की कई तरह की जो फंड या निधि होती है, राजस्व किस तरह से प्राप्त करती है वह अध्याय 7 में हम देखेंगे। नगर पालिका किस तरह से अपना डेवलपमेंट करती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वह आपके धारा 159 से लेकर 199 तक है। नगर पालिका की क्या क्या पावर्स होती है, नगर पालिका के संबंधित जो भी अधिकारी हैं वह कहाँ कहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से इंस्पेक्शन करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है तो उसको शास्ति यानी सज़ा कितनी दी जा सकती है। अब सज़ा जो है बेटा जनरली यहाँ पर आपके जुर्माने के रूप में अधिरोपित की जाती है। वैसे सजाएं भारत के कानूनों में बहुत सारी हैं जिसमें कारावास भी है, शास्ति यानी जुर्माना भी है, संपत्ति का समर्पण भी है। ठीक है, अभी एक सामुदायिक सेवा को नया स्थान दिया गया हमारी BNSS में, परंतु यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जुर्माना किस किस रूप में लगाया जा सकता है, किन किन अपराधों के लिए लगाया जा सकता है। अगर कोई सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण करता है तो उसका अलग जुर्माना है, कोई न्यूसेंस फैलाता है उसका अलग जुर्माना है, कई लोग अवैध रूप से क्या है कि लावारिस पशुओं को छोड़ देते हैं, तो अलग अलग इसमें अपराध दे रखे हैं पृथक पृथक। तो किस तरह से धाराओं को याद किया जाता है, किस तरह से कॉन्सेप्ट को आप याद कर सकते हैं, कुछ स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अमेंडमेंट्स के बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हर एक चैप्टर को करने के बाद हम उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका व्याख्या सहित समाधान करेंगे। पुराने जो पेपर्स में आपके इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनका भी प्रश्नों का समाधान अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से वो भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होते हैं। फिर इसके बाद अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन, केस। नगर पालिका के माध्यम से कई केस भी फाइल किए जा सकते हैं। जो नगर पालिका के कानूनी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो नगर पालिका उसके विरुद्ध दावा दायर कर सकती है कॉम्पिटेंट कोर्ट में। नगर पालिका के विरुद्ध भी दावा किया जा सकता है। अगर नगर पालिकाओं ने गलत तरीके से अगर कोई भी जुर्माना वसूल कर लिया है तो कोई भी व्यक्ति, संस्था नगर पालिका के विरुद्ध भी दावा प्रस्तुत कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो अभियोजन के माध्यम से कई वादे यानी दावों के माध्यम से भी जो भी कोर्ट में सूट दायर किए जाते हैं, कौन सा कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, उसकी अपील कहाँ पर होती है, इसके बारे में भी पृथक से अध्याय 13 के अंतर्गत हम 298 से 308 तक पढ़ेंगे। फिर किस तरह से विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, राज्य सरकार का किस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बड़ा सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति या संस्था की हायर अथॉरिटी जरूर होती है या अपीलेट अथॉरिटी जरूर होती है। फिर इसके बाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम देखेंगे जिसमें राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय व अनुबंध नियम 1974, किस तरह से सामान को खरीदा जाता है, किस तरह से विभिन्न व्यक्तियों और संस्था के साथ नगर पालिकाएं कॉन्ट्रैक्ट करती है। अनुबंध का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। कानूनी रूप से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट से बनता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करती है तो फिर कानूनी रूप से कोर्ट में वसूली का दावा किया जा सकता है, उसको विनिर्दिष्ट तरीके से लागू करने के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। फिर इसके बाद नगर पालिकाएं किस तरह से कार्य संचालन करती है विभिन्न वार्ड समितियों के माध्यम से, तो पृथक से रूल्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो भी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर समितियों की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या वह कृत्य करते हैं। तो एक्ट को और रूल्स को दोनों को साथ में दृष्टिगत रखते हुए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रश्न आते हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जो भी अपराध होते हैं उसमें जितने भी जो जुर्माने अधिरोपित किए जाते हैं तो उसकी अलग अलग हम सारणियाँ बनाएंगे, मैप के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको उनको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो।
तो दोस्तों ये हमने पार्ट बी का एक छोटा सा विश्लेषण किया है। तो शीघ्र ही आप उत्कर्ष ऐप से जुड़ें। फतह बैच आपके लिए 8 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जा रहा है और अपनी सफलता की तैयारी को एक नया आयाम दें, एक नई उड़ान दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।